नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे अहम खबरों का। राजधानी शिमला से पहली खबर, जहां सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है। राज्य सचिवालय में ये बैठक हो रही है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। 2 दर्जन एजेंडा आइटम्स पर इसमें चर्चा संभव है। सीएम की घोषणाओं पर आज मोहर लग सकती है। अनिरुद्ध सिंह को छोड़कर सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं। ये बैठक पहले सचिवालय में 3 बजे के बाद होनी थी, लेकिन इसका समय बदल दिया गया। 12:30 बजे से ये बैठक जारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। एक लंबे अंतराल के बाद ये कैबिनेट की बैठक हो रही है। 2 दर्जन एजेंडा आइटम्स पर इसमें चर्चा होनी है। साथ ही ये माना जा रहा है कि सीएम की घोषणाओं पर भी इस बैठक में मोहर लग सकती है। सभी कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं सिवाय अनिरुद्ध सिंह के, और कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा संभव है। सीएम ने कई घोषणाएं भी बीते दिनों की हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उन घोषणाओं पर भी इस बैठक में मोहर लगाई जा सकती है। और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी रणबीर का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, ये बैठक शुरू हो चुकी है। सभी कैबिनेट मंत्री सिवाय अनिरुद्ध सिंह के इस बैठक में मौजूद हैं, और जहां अंदर एक तरफ बैठक चल रही है रणबीर, वहीं बाहर कुछ लोग अपनी मांगों को लेकर भी इस वक्त आंदोलनरत हैं, जिसमें जेबीटी के प्रशिक्षु हैं, फिर आउटसोर्स कर्मचारी हैं, फिर नोवावैक्स से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, वोकेशनल टीचर्स हैं। जरा बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए, और इस बैठक के हवाले से भी जो अपडेट्स आपके पास हैं साझा करें रणबीर। जी हाँ, देखिए जैस्मिन, सबसे पहले तस्वीरें यहाँ सचिवालय के बाहर दिखाना चाहेंगे कि कैबिनेट बैठक शुरू हुए जो 10 मिनट का समय हो गया है, और यहाँ किस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। यहाँ पर कैमरे पे अभी आप देख सकते हैं, ये वोकेशनल टीचर्स हैं जो स्थायी नीति की मांग को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, और मेरे ठीक पीछे मेरे साथ जो कोविड-19 में जिनकी ड्यूटी लगी थी, आउटसोर्स कर्मी, वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। जहां तक कैबिनेट की बात है, देखिए कैबिनेट में मुख्यतः ये है कि जो ऊर्जा विभाग से संबंधित कुछ मसले हैं, उद्योग विभाग में कुछ बड़े फैसले जो है लिए जाने, जो अभी बिजनेस मीट हुई थी, और शिक्षा विभाग की 5-7 आइटम्स लगी हुई है। कुल एजेंडा आइटम जो है वो करीब 2 दर्जन के आसपास, ये 1 दर्जन के आसपास ये बताई गई है। तो यहाँ पर बात करते हैं इनसे कि क्या इंश्योरेंस इन्हें मिल रहा है। पहले तो नाम अपना बताएं, और आपकी मांग क्या थी। मुख्यमंत्री से मुलाकात हो गई? नमस्कार, मेरा नाम निशिता है और मैं नोवावैक्स कोविड-19 एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ। आज जिस बात के लिए, जिस मुद्दे के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, वो मुद्दा था हमारा पॉलिसी के रिगार्डिंग। और अगर बात की जाए स्टाफ की, तो आज मतलब पूरे प्रदेश से जो है सभी कर्मचारी हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे सारे कर्मचारी मौजूद हैं। और आज की जो मांग थी वो पॉलिसी के रिगार्डिंग थी, और अभी हमारी थोड़ी देर पहले ही सीएम साहब से मुलाकात हुई है। तो उसमें सीएम साहब ने हमें एक तो आश्वासन भी दिया है, और ये भी बोला है कि आपकी जो जॉब है वो सिक्योर रहेगी। और दूसरा कि हमें जो है 30 तारीख तक जो था हमारा एक्सटेंशन दिया गया था, लेकिन अब आगे के लिए जो हमें 3 मंथ का एक्सटेंशन हमारा बढ़ा दिया है सीएम साहब ने। और आगे के लिए हमें ये भी बोला है कि जैसे कि आपकी जो जॉब है उसको सिक्योर, आपकी जॉब को सिक्योर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको हम निकालेंगे, आपके बारे में सोच विचार की जाएगी। कितने लोग हैं आप? हम अगर बात की जाए तो कोविड में 2000 से भी ज्यादा स्टाफ इस टाइम काम कर रहा है, और आज यहाँ पे जो उपस्थित हैं स्टाफ, उसमें 700 प्लस स्टाफ जो है यहाँ पे मौजूद है। क्या आपको ये मुख्यमंत्री ने कहा है, जैसे तो भरोसा दिया गया कि 3 महीने और एक्सटेंड किया जाएगा, स्थायी नौकरी की बात अभी नहीं हुई है, पॉलिसी का भरोसा आपको दिया नहीं है, क्या आपको लगता है कि माफ कीजिएगा, क्या आप बता पाएंगे कि मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि पॉलिसी क्यों नहीं बन पा रही है? आरएनपी रूल के तहत आपकी भर्ती नहीं हुई है, ये कहा जा रहा है। जब हम रखे गए थे सर, तो उस टाइम तो ऐसा, देखो जो भी स्टाफ रखा गया है वो सारा प्रोफेशनल स्टाफ है, सभी एजुकेटेड पीपल्स हैं, सभी ने ट्रेनिंग्स की हुई हैं। वो सीएम साहब भी जानते हैं कि हम सभी ट्रेन स्टाफ हैं। ठीक है, आज अगर इस दौर पे हम लोग खड़े हुए हैं तो ठीक है, उन्होंने हमें एक्सटेंशन दी है, और मुझे तो पूरा विश्वास है सीएम साहब के ऊपर कि जो ओपीएस जैसे इतने बड़े मुद्दे को बहाल कर सकते हैं, वो हमारा एक छोटा सा मुद्दा, आउटसोर्स का मुद्दा, क्या बहाल नहीं कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, और मेरे पूरे कर्मचारियों को विश्वास है कि सीएम साहब हमारे बारे में जरूर सोचेंगे, और हमारे बारे में एक स्थिति में। तो ये तो फौरी राहत अभी हुई, तो आप चाहते हैं कि मांग जो है, जो आपकी स्थायी नौकरी की जो मांग आप कर रहे हैं वो पूरी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या आपको फिर यहाँ आना पड़ेगा धरना प्रदर्शन के लिए?
बात की जाए तो डिमांड तो हमारी पॉलिसी की ही है, लेकिन ठीक है, अगर सरकार आज हमारे हित के बारे में 3 मंथ का एक्सटेंशन दे रही है तो कोई बात नहीं, हम खुद को प्रूव करके दिखाएंगे कि हम लोग कर्मचारी ऐसे वक्त पे काम किए, और आज हम अगर उस समय भी हमने डट के काम किया तो इस पॉलिसी को बनाने के लिए भी डट के काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया और ऑल दी बेस्ट आप लोगों को। जी, तो अब रणबीर। दूसरी तरफ रुख करना चाहेंगे जैस्मिन, यहाँ पर तस्वीरें हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि जो वोकेशनल टीचर्स हैं इनकी क्या मांग है। और क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी, जरा बताएं क्या मांगे आपकी हैं और क्यों ये प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है? क्या आप स्थायी नीति की मांग कर रहे हैं या इसके अलावा कुछ और भी है? हमारी सबसे पहली मांग है स्थायी नीति की। हाँ, आप लोगों को पता होगा एक जॉब करने के लिए सभी को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति को मोटिवेशन, अगर आपको फाइनेंशियली मोटिवेशन नहीं मिलता है तो हम स्कूल में कैसे अपना 100% देंगे। दूसरी बात, हमारी डिमांड है विंटर और समर वेकेशन की। अगर स्कूल में बच्चे ही नहीं आते हैं तो हम विंटर और समर में जाके स्कूल में जाके करेंगे क्या? अगर हम लोगों का ऐसे ही शोषण होता रहेगा तो हम, आप ये बताइए कि हम स्कूल में बच्चों का भविष्य कैसे सुधारेंगे? एक तरफ तो सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनलाइजेशन की बात करती है और दूसरी तरफ को स्कूल में ही वोकेशनल टीचर्स है जो हम लोग, हमारा शोषण किया जा रहा है। इसके ऊपर सरकार अपना थोड़ा विचार रखे, हमारी तरफ भी ध्यान दे और थोड़ा स्थायी नीति के बारे में हमारी सोचे, हरियाणा के तर्ज पे स्थायी नीति बनाए। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, हम भी फाइनेंशियली ऑब्लिगेशन में रहते हैं, हम भी एक सोशल एनिमल है, सोसाइटी में रहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि हमें एक तो छुट्टियां मिलनी चाहिए क्योंकि हम भी फैमिली से बंधे हैं, और फाइनेंशियली ऑब्लिगेशन की वजह से हमारी सैलरी का भी एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारी सैलरी भी होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है अभी आपकी या नहीं? मैंने देखा CPS आशीष बुटेल तो आए थे। हाँ जी, अभी सर पीछे थे, हमें इतना नहीं दिखा आगे की बात हुई कि नहीं हुई है। बाकी हमारी तो आगे ही आपको पता चलेगा सर। ओके, थैंक यू। कुछ और लोगों से जो है आगे हम कोशिश करेंगे कि बात करें क्या क्या बातचीत जो है यहाँ पर हुई है। जरा मुझे रास्ता दीजिए प्लीज। और यहाँ पर देखिए जैस्मिन, बता दें कि जैसे कैबिनेट बैठक है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इंतजार जो है किया जाता है कि जो मांगे हैं वो यहाँ पर मानी जाए। जो लोग यहाँ पर पहुंचे उनसे बात करते। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हरबंस लाल सिंह। जरा खड़े होइए, जरा बात कीजिए हमसे। हाँ, आप नहीं बोलेंगे? हाँ सर, क्या कहा अभी? CPS आशीष बुटेल यहाँ पर आए थे, क्या कहा उन्होंने? जी, अभी तक तो रिटर्न में कुछ भी नहीं आया है। अब दोबारा से अंदर बुलाया है, देखते हैं क्या है। विंटर वेकेशंस का है, पॉलिसी का है, तो बात करके ही होगा। आप कहाँ से आए? चंबा से हैं। चंबा से? अच्छा, दूर दराज। अभी कितने लोग आए हैं? अलग अलग जगहों से आए सारे? हाँ जी, अलग अलग जगहों से सर। जरा दिखाइए क्या डिमांड, क्या पोस्टर आपने लगाया है, जरा दिखाइए। जस्टिस फॉर वोकेशनल ट्रेनर, कितने समय से आपकी ये मांग चली आ रही है? क्योंकि हमने देखा कि काफी समय पहले आप लोगों की भर्ती हुई है। ये सर काफी समय से मांग चली आ रही है, और पिछली सरकार आई थी, उन्होंने भी ऐसे बोला था कि अब पॉलिसी बन जाएगी, लेकिन अभी तक पॉलिसी बनी नहीं। अभी भी बता रहे हैं ऐसे ही, तो ऐसे चला हुआ है। तो जैस्मिन, देखिए कुछ एक लोगों से ही हमारी बात जी, अभी जी। हो पाई है। अब कैबिनेट बैठक यहाँ पर चल रही है, कुछ आश्वासन इनको मिला जरूर है, लंबे समय से मिलता आ रहा है। एक तरफ यहाँ पर जिन्होंने कोविड-19 के समय में अपनी सेवाएं दी थी आउटसोर्स को लेकर, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और जो छोटा शिमला थाना है यहाँ पर JVT वाले भी पहुंचे। तो यहाँ पर आज कोशिश ये की जा रही है, एक दबाव सरकार पर बनाया जाए इन सभी की तरफ से कि जो इनकी मांगे हैं, जो लंबे समय से जो है लंबित है, वो यहाँ पर पूरी होनी चाहिए। अब देखना होगा कि यहाँ पर ये कितनी देर और ये धरना प्रदर्शन चलता है। मुख्यमंत्री से एक आश्वासन जो है, जो आउटसोर्स कर्मी है उनको तो मिल गया है, लेकिन इनको अभी मिलना अभी बाकी है। देखना होगा कि आज क्या कुछ फैसला जी कैबिनेट में होता बिल्कुल है। रणबीर, एक तरफ जहां अंदर कैबिनेट की बैठक जारी है, वहीं दूसरी तरफ बाहर सचिवालय के बाहर इस कदर यहां पर जितने भी कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, JVT प्रशिक्षु हैं, फिर वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, वो यहां पर अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। देखना होगा कि किस तरीके का आश्वासन इन्हें मिलता है। रणबीर, आप नजर बना के रखें, बातचीत करने की कोशिश जारी रखें। फिलहाल के लिए तमाम अपडेट्स के लिए रणबीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में और आपको बता दें कि जहां एक तरफ लगातार ये प्रशिक्षु यहां पर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देर रात से ही जेबीटी प्रशिक्षु यहां पर डटे हुए हैं। बैच वाइज जेबीटी भर्ती की जांच की मांग कर रहे हैं और इन मांगों को लेकर अभ्यर्थी कल से ही शिमला में सचिवालय के बाहर डटे हुए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में गड़बड़ी की गई है और इसमें नियमों को दरकिनार कर नियुक्तियां की गई हैं। अभ्यर्थियों ने ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती तब तक वो सचिवालय के बाहर ही डटे रहेंगे। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। राजौरी जिले के तरियत नामी इलाके में मुसाफिर बस हादसे का शिकार, कम से कम 10 मुसाफिर हो गए जख्मी। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए CHC कालाकोट किया गया रेफर। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मेंढर के सखी मैदान और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। बात एक और महत्वपूर्ण खबर की करेंगे, जहां हिमाचल हाईकोर्ट में आज CPS मामले की सुनवाई होनी है। CPS की नियुक्ति को यहां पर चुनौती दी गई है। 3 याचिकाओं के जरिए ये चुनौती दी गई है और इसी के मद्देनजर आज सुनवाई होनी है। लंबे समय से इस मामले को लेकर विपक्ष भी विरोध कर रहा है। इससे पहले भी ये मामला राजनीतिक गलियारों में उछाला गया था और आज हिमाचल हाईकोर्ट में एक बार फिर इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। लंबे समय से CPS की नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये नियुक्तियां सवालों के कटघरे में है। याचिकाओं के जरिए इस पूरे नियुक्ति को चुनौती दी गई है और 3 याचिकाएं लगाई गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति करना मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है। इसके इतर ये भी हवाला दिया गया है कि राज्य के खजाने पर सालाना 10,000 करोड़ का इसको लेकर बोझ बढ़ेगा, क्योंकि जो CPS का दर्जा होता है वो कैबिनेट मंत्री के समान होता है। इसको लेकर भी यहाँ पर याचिका लगाई गई है और आज इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। राजेंद्र इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में जो मुद्दा है वो यही है, CPS की नियुक्तियों को लेकर जो तलवार लटक रही है उस पर आज सुनवाई होनी है। क्या कुछ अहम अपडेट्स और क्या जानकारियां आप जुटा पाए हैं राजेंद्र? बिल्कुल, CJ की बेंच में आज सुनवाई होने वाली है और काफ़ी अहम सुनवाई है और जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास जानकारी मिली है वो यही है कि आज की कैबिनेट बैठक में भी इस पूरे मुद्दे को डिस्कस किया जा सकता है। हालांकि पब्लिक में कुछ आए या ना आए, लेकिन इस CPS के मुद्दे के ऊपर भी आज कैबिनेट में चर्चा होनी है। पिछली जब सुनवाई हाई कोर्ट में हुई थी तो उस सुनवाई के दौरान एक्टिंग CJ की बेंच में ये सुनवाई हुई थी और रिप्लाई नहीं कर पाए थे, नोटिस रिसीव नहीं किया गया था CPS के द्वारा। केवल 2 CPS के ऑफिस से ही नोटिस रिसीव हुआ था और उप मुख्यमंत्री की तरफ से। तो आज ये पूरी डिटेल CJ मांग सकते हैं कि क्या कुछ रिप्लाई CPS की तरफ से आता है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री को भी इसमें प्रतिवादी बनाया गया है। 3 याचिकाएं कुल मिलाकर हाई कोर्ट में दायर है। एक संस्था की तरफ से याचिका है, दूसरी मंडी से कोई कल्पना देवी है उनकी तरफ से याचिका है और जो तीसरी याचिका है वो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में विधायक सतपाल सत्ती उनकी तरफ से है। और तीनों ही याचिकाओं में जिक्र किया गया है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से CPS को रिमूव करने की बात कही गई थी। ये आदेश पारित किए गए थे। इसके अलावा अन्य हाई कोर्टों में भी, हिमाचल प्रदेश के अलावा देश के अन्य हाई कोर्ट में भी इस प्रकार के मसले गए थे और वहाँ से भी जो बेनिफिशियरी पोस्ट है CPS की, वहाँ से उनको हटाने के आदेश दिए गए हैं और हिमाचल प्रदेश में भी यही डिमांड है। तो ऐसे में हाई कोर्ट ने
तीनों याचिकाओं को क्लब करके सुनवाई शुरू की है। तो पहली याचिका में नोटिस दिए गए थे, पहली सुनवाई जब हाईकोर्ट की तरफ से हुई थी, एक्टिंग सीजे की बेंच में ये सुनवाई हुई थी। दूसरी जब इस मामले में सुनवाई हुई थी तो उस दौरान रिप्लाई हाईकोर्ट ने मांगे थे कि याचिकाओं के ऊपर जो रिप्लाई मांगे थे, लेकिन रिप्लाई नहीं दिए गए थे। रिसीव केवल 2 सीपीएस और उप मुख्यमंत्री के ऑफिस की तरफ से नोटिस किए गए थे। आज जब देखना होगा कि इस मामले में क्या होता है। काफ़ी अहम ये मामला है और प्रदेश सरकार की काफ़ी कुछ साख हम कह सकते हैं इस मसले के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि अगर सरकार के खिलाफ फैसला हाईकोर्ट का आता है तो फिर मुश्किलें सरकार के लिए ज़रूर खड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर हाईकोर्ट अपना वर्डिक्ट देता है तो फिर ऐसे में सदस्यता के ऊपर भी सवाल खड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से नियम है या फिर कानूनी विशेषज्ञों से हमारी बातचीत हुई है तो उस आधार पर अगर सरकार के विरोध में फैसला आता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। अब ये काफ़ी कुछ हाईकोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आज की सुनवाई के दौरान सीजे क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ आदेश आगे सरकार को आते हैं या फिर याचिकाकर्ताओं को आते हैं। लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मामला काफ़ी गंभीर है, काफ़ी अहम है, क्योंकि प्रदेश सरकार के सीपीएस के साथ ये जुड़ा हुआ मामला है। इसके अलावा कुछ और पद भी जो सिटिंग विधायक हैं उनको कहीं चेयरमैन नियुक्त करने की बात है या फिर बेनिफिशियरी पोस्ट देने की बात है, उसके ऊपर भी सवाल लगातार विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि इस आज की सुनवाई में हाईकोर्ट राजेंद्र, जितना ये मामला संविधान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि याचिकाओं में साफ शब्दों में ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री के जो अधिकार है, अधिकार क्षेत्र से बाहर है सीपीएस की नियुक्ति। और पूर्व में भी अगर हम कुछ राज्यों की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट भी इस तरीके की नियुक्तियों को लेकर आपत्ति जता चुका है। और ऐसे में अब ये पूरा मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले भी हमने देखा था कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी खूब बयानबाजी इसको लेकर की थी और उस वक्त भी ये माना जा रहा था कि हो सकता है सीपीएस अपना इस्तीफा दे दे, लेकिन फिर ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन आज जब एक बार फिर से हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है तो फिर चर्चाओं का बाजार गर्म है और तलवार फिर इस पूरे मामले पर लटकी हुई नजर आ रही है, सीपीएस की नियुक्तियों पर लटकी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल जैस्मिन, और आज का जो वर्डिक्ट कोर्ट की तरफ से रहता है या फिर क्या रुख हम कह सकते हैं एक दिशा कोर्ट की तरफ से आज निर्धारित हो सकती है। और अगर सरकार को ये लगता है कि ये मामला उनके खिलाफ भी जा सकता है तो फिर बड़ा फैसला सरकार की तरफ से भी देखने को मिल सकता है। और लेकिन अगर विपक्ष को लगता है या याचिकाकर्ताओं को लगता है कि जो हाईकोर्ट का रुख है वो अन्य चीज़ों को भी कंसीडर कर रहा है, दूसरी तरफ जा सकता है, तो फिर उनकी तरफ से भी रुख देखने को मिल सकता है। क्योंकि पिछले दिनों जब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने साफ कहा था कि हमें पूरी उम्मीद है, जिस प्रकार से अन्य राज्यों के हाईकोर्ट से सीपीएस को हटाने के बारे में कहा गया था, इस दिशा में निर्णय आए थे, उसी दिशा में हिमाचल हाईकोर्ट में भी फैसला हो सकता है। और अगर कोई त्रुटि रह गई मामला पेश करने से उनसे या फिर हाईकोर्ट में वो पूरी तरह से फैक्ट्स नहीं रख पाए तो फिर वो रुख करेंगे सुप्रीम कोर्ट का। तो ऐसे में विपक्ष का रुख इस पूरे मामले पर साफ दिख रहा है। लेकिन इसी को चलते विपक्ष की तरफ से उप मुख्यमंत्री के पद को भी चुनौती दी गई है। सीपीएस को तो चुनौती इस पूरी याचिका में दी ही गई है, जो 2 याचिकाएं इससे पहले दायर हैं उनमें सीपीएस को चुनौती दी गई है। लेकिन जो भाजपा ने याचिका दायर की है, सतपाल सत्ती ने याचिका दायर की है, उसमें उप मुख्यमंत्री को भी इसमें प्रार्थी बनाया गया है, अभियुक्त बनाया गया है। तो ऐसे में भाजपा को लग रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने मामला रिप्रेजेंट हाईकोर्ट में किया है, उससे उनको लग रहा है कि इस पूरे मामले के ऊपर सरकार को घेरा जा सकता है और उप मुख्यमंत्री के पद को भी चुनौती दी गई है। क्योंकि विपक्ष का कहना है कि कुछ नियमों को फॉलो नहीं किया गया है सरकार की तरफ से, जब क्योंकि शपथ जो है मुकेश अग्निहोत्री की वो उप मुख्यमंत्री के रूप में नहीं हुई है, मुकेश अग्निहोत्री की शपथ मंत्री के रूप में हुई है। तो ऐसे में उन्हें उप मुख्यमंत्री की डेजिग्नेशन और जो अन्य सुविधाएं वो नहीं दी जा सकती, ये विपक्ष का कहना है, याचिकाकर्ता सतपाल सत्ती का कहना है। तो अब देखना होगा कि हिमाचल हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपना निर्देश देते हैं, किस दिशा में ये मामला जाता है। और अगर सरकार को जरा भी लगेगा कि ये मामला उनके खिलाफ जा सकता है तो फिर सरकार की तरफ से भी इस दिशा में कुछ कदम हम देख सकते हैं, उठाए जा सकते हैं। और इसी को लेकर आज हो सकता है कि कैबिनेट बैठक में भी चर्चा हो सकती है। हालांकि अब देखना होगा कि कितनी देर में मामला हाईकोर्ट में लगता है। बिल्कुल राजेंद्र, और क्या कुछ अहम रहेगा इस पूरी सुनवाई में आप नजर बना के रखें। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया राजेंद्र।
आगे बढ़ेंगे और शिमला शहर को 20 नई इलेक्ट्रॉनिक बसों की आज सौगात मिल रही है। आज शिमला के चौड़ा मैदान में सीएम और डिप्टी सीएम ने इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर, सीपीएस राम कुमार, विधायक हरीश जनार्था भी मौजूद रहे। यहां सीएम ने सचिवालय तक जाने के लिए बस से ही सफर किया। सीएम ने कहा कि 2026 तक हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है और 1500 इलेक्ट्रॉनिक बसें खरीदी जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। देखिए, जब हमने पहला बजट प्रस्तुत किया था और आप सब लोग वहां उपस्थित भी थे विधानसभा के सभागार में, उस समय हमने कहा था कि हमारा उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट हरित राज्य के रूप में विकसित करना है और इसके लिए एक टारगेट लाइन हमने फिक्स की थी कि 2026 तक हम इसको कोशिश ये करेंगे कि 70 से 80% हिमाचल प्रदेश हरित राज्य के रूप में विकसित हो। और मुझे खुशी है कि पिछले दिनों हमने धर्मशाला में ग्रीन स्टेट के रूप में तकरीबन 30 बसेस जो है 30 बसेस, कितनी बसेस, 15 बसेस को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत धर्मशाला की जो हमारे दूसरा बड़ा सबसे शहर है वहाँ इलेक्ट्रिकल बसेस को लोगों को समर्पित किया। और आज यहाँ भी तकरीबन 20 बसेस को हम इलेक्ट्रिकल बसेस को जनता को समर्पित कर रहे हैं, इस उद्देश्य के साथ कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का जो पर्यावरण है, हिमाचल प्रदेश की जो जलवायु है वो स्वच्छ रह सके। हमारी सरकार इस दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। देखिए, जब से ये सरकार बनी है हमारे लगभग 200 के आसपास नई बसें आ गई हैं। पहले 150 बसेस जो हैं हमारी आई थी डीजल की, उसके बाद 11 वॉल्वो बसेस आई, फिर 15 सीएम साहब ने धर्मशाला से जिनको फ्लैग ऑफ किया था वहाँ शुरू हुई और 20 आज हो रही हैं। तो इसका मतलब हमारी 202 बसें जो है जीरो बुक वैल्यू की थी, उनकी लगभग पूरी रिप्लेसमेंट पे हम पहुँच रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट की है कुछ और बसेस के लिए और मुझे लगता है कि कैबिनेट में हमें मुख्यमंत्री जी मदद करेंगे डिपार्टमेंट की, क्योंकि लगभग 1200 बसेज हमारी जो है 12 से 15 लाख के बीच में चली हुई हैं। ये व्यवस्था में पीछे से मिली है, तो लगभग 1200 बसेज का बेड़ा जो रिप्लेसमेंट मांगता है, तो उसमें मेजॉरिटी तो ई बसेज से रिप्लेस होगी, लेकिन जब तक ई बसेस बनती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और पंडोह के लाल पुल की बदहाली मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक धरोहर है और इसकी उचित देखरेख के लिए वो राज्य सरकार से अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि पुल की देखरेख में कोई कोताही बरती जा रही होगी तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या है, पुल की हालात क्यों नहीं है और कभी कोई हादसा हो सकता है। जो इसके लोहे के वो लगी हैं तारें, वो तारें भी अंदर से पेंट ना होने की वजह से जंग लग चुका है भारी मात्रा में। इसकी जांच की जाए इस पुल की। भी कहाँ 50 लाख रुपया खर्च किया, ऐसा मालूम होता है कि यहाँ 2 लाख रुपया खर्च नहीं किया, सिर्फ बेल्डिंग की है और कुछ नहीं लगाया इन्होंने। सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि विभाग से ये निवेदन करता हूँ कि इस पुल का कुछ धनराशि प्राप्त करें, ताकि इस पुल से कोई एक बदार क्षेत्र नहीं है, कोई एक विधानसभा क्षेत्र नहीं है, 4 विधानसभा क्षेत्र जुड़ते हैं और चारों विधानसभा क्षेत्र का आना जाना है। मैं समझता हूं कि इस पुल का कार्य जल्द से जल्द करवाया जाए, नहीं तो लोग आंदोलन के ऊपर आ सकते हैं। ये पुल आज तक कोई बना नहीं पाएगा, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया पुल है। आप इसको देखेंगे आगे, इसकी 1923 में ये पुल बना है और इस पुल की इतनी दुर्दशा खराब है कि इसकी प्लेटें इतनी आवाजें देती है कि रात को यहाँ के आसपास के लोगों को सोना मुश्किल हो जाता है जब गाड़ी गुजरती है। ये बहुत प्राचीन पुल है जिसके ऊपर हमें गौर करना है। मैं सरकार के ध्यान में भी ये बात लाऊंगी ताकि वो विभाग को निर्देश दे और जल्दी से जल्दी इसका मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया जाए। अगर इसमें कोई गलती पाई गई तो वो दोषी को सजा भी दी जाएगी। भाई क्यों आपने ऐसा काम किया।
और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।